किसी रुचिता नाम की लड़की ने कमेंट किया था कि बिना आंसर राइटिंग के सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो मैं अपना मानना बता रहा हूँ और ये 99% सत्य भी है कि बिना आंसर राइटिंग के तो आप टेस्ट सीरीज में भी बैठोगे ना तो हवा नहीं लगेगी आपको। ये तो याद होगा कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन कैसे करना है कि उस समय को टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए जो क्वालिटी है जो डेवलप करनी होती है ना, प्रैक्टिस से आती है। वो आप सोच रहे हो कि बिना आंसर राइटिंग के हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है ना? तो कोशिश यही करनी है कि मैक्सिमम आंसर लिखने की कोशिश करो। जो भी आपको टारगेट मिलता है उसको किया करो। आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डालता नहीं हूँ। एक दिन किसी काजल नाम की लड़की ने आंसर लिख के डाले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हुआ कि उसने कम से कम कोशिश तो की। पहला ही प्रयास था, ठीक था जैसा भी था, लेकिन अच्छा लगा। ये चीज़ें ना एक लंबे समय बाद इम्प्रूव होती हैं, इनमें टाइम लगता है। धीरे धीरे एक बार में ही अगर सब कुछ हो जाता ना, तो आज आपको इतनी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहली वर्ष में ही, पहली जब बच्चा पढ़ता है ना, तो उसी समय वो सब कुछ सीख जाए अगर, तो उसको 12th क्लास तक पढ़ना पड़ेगा क्या? ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी क्या? एमबीए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी क्या? नहीं ना। धीरे धीरे अपने ज्ञान को विकसित करना होता है। चीज़ों में सुपरस्टार बनना है, अगर बेहतरीन से बेहतरीन बनना है, तो उसके लिए अधिकतम प्रैक्टिस करनी होती है। वो आपने शायद सुना होगा, कोई है ना, कुंफू खिलाड़ी हैं। वो कहते हैं कि उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद अभी वो हैं, और वो एक दिन शर्मा शो में भी आए थे। वो कहते हैं कि कोई कितने हजार पंचेस जानता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उस व्यक्ति से डरता हूँ जो एक पंचेस की 1000 बार प्रैक्टिस कर चुका है। इसलिए आपको भी आंसर लिखने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। एमसीक्यू के लिए तो क्लासेस आएंगी। इस बार हमारे पास पर्याप्त समय है। अभी जो पिछला जो प्रीलिम्स निकला है उस समय हमारे पास इतना समय नहीं मिला था कि हम बहुत सारी चीज़ों को आपको एक साथ करा सकें। तो हमसे जितना हो सका, मेरी जितनी सेवाएं थी, जितनी दे सका उतने कम समय में, तो मैंने कोशिश जरूर की पूरी। आप लोगों का सपोर्ट भी मिला। मुख्य परीक्षा की क्लासेस के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जी भर के सपोर्ट करोगे और हर एक वीडियो को जो है वो लाइक करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे। कमेंट करके एक बार बता भी दिया करो, है ना, कि आप जुड़े हुए हो हमसे। और क्या है, आपकी तैयारी करना हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको इस तरीके से देखते हैं। लेकिन आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो आप खुद अपने लिए जिम्मेदार नहीं हो। जब तक आप अपने लिए, खुद के लिए जिम्मेदार नहीं होगे ना, तब तक कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी टीचर्स, कुछ भी, कोई भी हो, आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकते। एसडीएम की पोस्ट हो, तहसीलदार की पोस्ट हो, है ना, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, जो इतने बड़े अधिकारी बाबू बनने जा रहे हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी दिन क्लास करेंगे, किसी दिन नहीं करेंगे, किसी दिन आंसर राइटिंग करेंगे, किसी दिन नहीं करेंगे, फिर जैसे ही एग्जाम का समय आएगा फिर दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा कि चीज़ें छूट गई हैं, क्या करें क्या नहीं करें। इसीलिए सब कुछ धीरे धीरे करने की कोशिश करो कि आराम आराम से चलाते रहना है। सब कुछ कंटिन्यू बनाए रखना है, कंटिन्यूटी चाहिए। ये लंबा सफ़र है। एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या कोई भी स्टेट सर्विस का एग्जाम हो, इनके लिए एक लंबी प्रोसेस की ज़रूरत होती है। 3 फेज का एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो उस लेवल की तैयारी भी होनी चाहिए आपकी। अभी आपकी मेंस की क्लासेस चल रही हैं, और मैंने अनाउंस कर दिया है कि आने वाली जो 20 तारीख है, आने वाली 20 तारीख से आपको जो है समर्थ बैच के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? समर्थ बैच के अंतर्गत प्री की क्लासेस भी देखने को मिलेगी। किसकी? प्री की क्लासेस भी देखने को मिलेगी। तो सबसे अच्छी बात पता है मुख्य परीक्षा की तैयारी में क्या होती है? मुख्य परीक्षा की तैयारी में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपकी तैयारी जो है मेंस की तो हो ही रही होती है, और हम तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। हर वो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है। हर एक सिलेबस के एक एक बिंदु को कंप्लीट करा रहे हैं आपका, कि कोई भी मेंस का प्रश्न जो है छूटने ना पाए। साथ ही इसके साथ साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाती है आपकी। प्रीलिम्स की भी जो है तैयारी हो जाती है। जैसे अभी हमने क्या किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ लिया, भारतीय अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को पढ़ लिया है। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ ली हैं। विकसित भारत @ 2047 पढ़ लिया है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे कृषि का योगदान। इस अभी हम पढ़ेंगे क्या, थोड़ी देर बाद कृषि का योगदान पढ़ेंगे। आप जैसे पढ़ोगे ना, तो आगे चल के विभिन्न योजनाएं पढ़ोगे, ये प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, है ना। प्रमुख फसलें पढ़ोगे, फसलों से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। जैसे पीएम किसान योजना हो गई है ना, मूल्य नीति, एमएसपी पढ़ोगे, उद्योगों के क्षेत्र का योगदान। ये सारा का सारा सिलेबस जो है प्रीलिम्स का भी सिलेबस है, तो उसमें भी सहयोग करने वाला है। मेंस की तैयारी करो,
प्रीलिम्स की ना ऑटोमेटिक तैयारी होती है, साथ ही प्रीलिम्स के लिए समर्थ बैच आ रहा है। तो अपने दोस्तों को भी उससे जोड़िएगा, मैक्सिमम लोगों को जोड़िएगा और कंटिन्यू रहिएगा। अगर आप निश्चित रूप से कंटिन्यू रहते हो ना, अभी 1 घंटे की क्लास आती है, कोशिश करेंगे जल्द ही आपकी 2 घंटे की क्लास आए, है ना। और 2 घंटे की क्लास आएगी ना तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन आए 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आए, उससे पहले पहले जो है हमें मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना है। और इस सिलेबस में क्या क्या शामिल किया है हमने, तो निबंध को छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी सारा का सारा सिलेबस है। निबंध की क्लासेस भी लेंगे, लेकिन निबंध का कोई ऐसा कोई सिलेबस फिक्स नहीं है तो उसको कराएं, है ना। तो इसलिए निबंध की क्लासेस को हम ये मान रहे हैं कि निबंध को छोड़ देते हैं, निबंध के पेपर को। बाकी आपको अब हफ्ते में 1 या 2 निबंध भी लिखने हैं, है ना। तो जो बच्चे अगर कंटिन्यू लिख के भेजेंगे ना, मैं उनसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब उनका प्रीलिम्स एग्जाम होगा ना, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी मदद करूंगा, जो भी उनको हेल्प चाहिए होगी। यहाँ तक कि सभी प्रकार की ऑथेंटिक बुक्स से लेकर उनको, अगर मैं अदरवाइज मत लेना इसको, अगर किसी को आर्थिक हेल्प की भी ज़रूरत है ना तो उसके लिए भी। लेकिन कब तक, जो कंटिन्यू बच्चे जुड़े हैं, जो कंटिन्यू आंसर राइटिंग कर रहे हैं, है ना, क्लास लेते हैं बाकायदा और सीरियस हैं वाकई में, जो चाहते हैं कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं ऐसे बच्चों की ज़रूर मदद करूँगा। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है, मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए, खुद के लिए पढ़िएगा, है ना। मेरा क्या है, मेरा तो आज पढ़ाने का काम है, कल भी पढ़ाऊंगा, परसों भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, तो पहली बात तो ये मन में आना ही नहीं चाहिए कि नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहते हो इस यूट्यूब चैनल से, अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल से, यहाँ ऐसा नहीं है कि आज ये पढ़ाया कल वो पढ़ाया, हमने ये प्रण लिया है कि एमपीपीएससी का कंप्लीट सिलेबस हम कराएंगे। तो निश्चित रूप से आपको ये सिलेबस जो है कंप्लीट मिलेगा देखने को। आज की क्लास को शुरू करते हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो 7 मिनट का समय ले लिया मैंने आप लोगों का, है ना। ये 4 टॉपिक जो हैं हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में जो है कृषि का योगदान जो है वो हमें देखना है कि कृषि के योगदान को क्या क्या, जो क्वेश्चन मिले हैं उनको जरूर लिख के भेजिएगा, है ना। आते हैं टॉपिक पर। देखो, कृषि क्षेत्र से जो हमारा सिलेबस है उसको समझो पहले। इतने सारे टॉपिक जो हैं सिलेबस में सीधे लिखे हुए हैं, लेकिन आज जो पहला टॉपिक है कृषि का योगदान, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न को समझेंगे। तो सबसे पहले कृषि के योगदान पर आते हैं। आप जानते हो कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है? खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन और बागवानी को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो पूछा जाए तो सीधे लिखना है आपको, कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से किसी उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी आदि आते हैं। ये आप जैसे कृषि से संबंधित कोई क्वेश्चन है, जैसे कृषि के योगदान या महत्व की बात कीजिए, तो उसके आप इंट्रो के रूप में इसको शुरू कर सकते हो कि कृषि अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से किसी उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। किस रूप से? प्राकृतिक रूप से उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी आदि आते हैं। अब जो हमें देखना है, कृषि के महत्व को समझ लेते हैं और योगदान को, कि कृषि का महत्व इतना क्यों है। यदि हम स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि को देखें और या उसके बाद की अवधि को देखें, तो पाएंगे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज भी 72% के आसपास लोग जो हैं वो कृषि सेक्टर में लगे हुए हैं, लेकिन कृषि का जो जीडीपी में योगदान है वो बहुत कम है ना। इसे भी बढ़ाने की जो है ज़रूरत है। कितना है? 17.59% है। कृषि क्षेत्र पर देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है निर्भर है। बहुत से लोग इसमें रोजगार में लगे होते हैं, है ना। और प्रचंड बेरोजगारी भी यहीं पर देखने को मिलती है। तो साथ ही रोजगार सृजन में योगदान कितना है? तो 43% है रोजगार सृजन में योगदान। हम कुछ आंकड़े देखते हैं, जैसे 1947 में जनसंख्या जो है वो 36 करोड़ हुआ करती थी। जनसंख्या 36 करोड़, और आज कितनी है? 140 करोड़ है। उत्पादन 50 लाख मैट्रिक टन हुआ करता था 1947 में, और आज जो उत्पादन है 314 लाख मैट्रिक टन उत्पादन है। तो उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा में योगदान मिलता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि भारत में कृषि के महत्व को स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए, है ना, महत्व का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बताना है कि जीडीपी में योगदान, है ना, रोजगार सृजन में योगदान है, खाद्य सुरक्षा,
आपको लग रहा होगा इतने कंटेंट से हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, क्वेश्चन जितने टाइप के आते हैं ना, एक तो 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, अब दूसरा आना है क्वेश्चन 7 नंबर का, और आना है 10 नंबर के। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपके शब्द होने चाहिए 10 से 20 शब्दों के बीच में आपको आंसर लिखना है। और जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसको आपको 60, कितने, 60 मतलब 60 शब्दों में आंसर लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन तो 60 शब्द ज़्यादा नहीं होते हैं, आधे पेज से थोड़ा सा और ज़्यादा लिख दोगे आप, आंसर हो जाता है। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको आंसर करना है 200 शब्दों में। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में जो है आपको आंसर करना होगा। कृषि का महत्व इसलिए है कि जो अन्न सेक्टर हैं, जैसे विनिर्माण सेक्टर है, उसमें कच्चे माल की पूर्ति के लिए कृषि का उपयोग होता है। कृषि का महत्व है। कुल कच्चे माल की 21% आपूर्ति कृषि क्षेत्र से होती है। कहाँ से होती है? जो कुल कच्चा माल होता है ना, उसके 21% की आपूर्ति सिर्फ कृषि क्षेत्र से होती है। वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल पर जो है वो आधारित हैं। वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए? रेशम चाहिए, कपास चाहिए, है ना, ऊन चाहिए। तो ये सब कहाँ से आते हैं? प्राइमरी सेक्टर से ही तो आते हैं कच्चा माल। चीनी उद्योग के लिए क्या चाहिए? गन्ना चाहिए, है ना, तो ये कहाँ से आते हैं? कृषि क्षेत्र से ही आते हैं। इसलिए कच्चा माल की आपूर्ति में भी महत्व है कृषि का। अगला जो महत्व है, राष्ट्रीय आय में योगदान। कृषि एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि यदि कृषि उत्पादन में 1% की वृद्धि होती है तो परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन में 0.5% तथा राष्ट्रीय आय में 0.7% की वृद्धि होती है। तो अगर हम अपने कृषि उत्पादन को 1% भी बढ़ा पा रहे हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय में 0.7% की वृद्धि होती है। इसलिए राष्ट्रीय आय में भी जो है कृषि का योगदान है। समावेशी विकास में सहायक है। लगभग 70% ग्रामीण जनसंख्या जो है आज भी कृषि पर निर्भर है। क्या है? कृषि पर निर्भर है। कृषि विकास में बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक असमानताएं जैसी समस्याओं का समाधान जो है संभव है। कृषि क्षेत्र एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सभी लोग कार्य कर सकते हैं। बेरोजगारी को कम किया जा सकता है ना, सही ढंग से अगर प्रयोग करें हम। गरीबी के निवारण के लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है अगर हम कृषि उत्पादकता को बढ़ा लें, इसलिए भी इसका महत्व है। निर्यात में सहायक है। भारत चावल, चीनी, बागवानी फसलें, मसाले आदि कृषि उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक राष्ट्र है, जिसका विश्व के कुल कृषि निर्यात में 2.5% का योगदान है। औद्योगिक निवेश आकर्षण में योगदान। औद्योगिक निवेश आकर्षण में योगदान, देखो क्या होता है, हम आपको बताएं। इसका मतलब है कि उद्योग, कहीं कोई इंडस्ट्री है विदेशी मान लो, और अगर वो निवेश करना चाह रहे हैं कहीं, और जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कच्चा माल जो है कृषि पर आधारित है, तो वो क्या देखेंगे कि भारत में इसकी उपलब्धता है, तो भारत में निवेश करना आसान रहेगा और निवेश करना फायदेमंद रहेगा। और जब भारत में कोई औद्योगिक इंडस्ट्री वगैरह निवेश करेगा तो उससे भारत को फायदा होगा। तो कृषि का इसलिए भी महत्व है कि औद्योगिक निवेश आकर्षित करने में योगदान है। आर्थिक नियोजन में भूमिका। तो आर्थिक नियोजन में भूमिका कैसे है? जैसे लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाती है सरकार, है ना, जनहित के लिए बनाती है। सरकार देखती है कि मिड डे मील भी देना है, पीडीएस योजना भी चलानी है ना, अंत्योदय अन्न योजना भी चलानी है। इन सब की सफलता किस पे निर्भर है? अंतिम रूप से तो कृषि पर ही निर्भर है ना। अगर कृषि की उत्पादकता अच्छी नहीं होगी तो क्या हम इन सब चीजों को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए कृषि का महत्व है आर्थिक नियोजन की भूमिका में। औद्योगिक उत्पादन हेतु बाजार। औद्योगिक उत्पादन जैसे उर्वरक हो गया, कृषि उपकरण हो गए, बीज आदि, तो इन सब का निर्माण होता है किसके लिए? कृषि के लिए। इसलिए औद्योगिक उत्पादन हेतु भी बाजार प्रदान करता है। अब हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा सा कि भारत में कृषि के महत्व में हमने क्या क्या देखा है। आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे। पहला तो जीडीपी में योगदान होता है। उसके बाद हमने देखा कि रोजगार सृजन में, खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है, कच्चे माल की आपूर्ति में महत्व है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि में योगदान है, समावेशी विकास में सहायक है, निर्यात में सहायक है, एमएसएमई के विकास में सहायक है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास में सहायक है ना। क्योंकि सूक्ष्म और लघु उद्योग जो है, कुटीर उद्योग संचालित हो रहे हैं, वो किससे? जूट, कपास, है ना, खादी हो गया, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? कृषि से प्राप्त होते हैं, और इन्हीं पर आधारित होते हैं। ये बांस हो गया, जैसे इन सब पर ही आधारित होते हैं। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करते हैं, ये अभी हमने समझा। आर्थिक नियोजन में भूमिका है, और औद्योगिक उत्पादन हेतु बाजार जो है वो प्रदान करते हैं, जिससे उपकरण बनते हैं कृषि से संबंधित, तो उनको बाजार मिलता है। एक प्रकार से कृषि में उत्पादन अच्छा होता है तो इस प्रकार से, तो इसलिए कृषि का महत्व है। अब हम आते हैं कृषि के
योगदान पर, अर्थव्यवस्था में योगदान पर आते हैं कि कृषि का योगदान क्या है अर्थव्यवस्था में, उसकी बात हम कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था में योगदान को देखते हैं कि कृषि का योगदान क्या है। तो पहला तो है कि रोजगार सृजन में भूमिका है ना। आप जानते हो कि अन्य जो क्षेत्र है ना कृषि को छोड़कर, उन्होंने रोजगार उत्पन्न करने में वो विफल रहे हैं, रोजगार के नए अवसर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कृषि जो है यहाँ पे रोजगार के काफ़ी अवसर हैं। भारत में कम से कम 2/3 कामकाजी आबादी जो है वो कृषि के माध्यम से ही जीवन यापन कर रही है। तो एक तो ये हो गया कि रोजगार में कृषि की भूमिका है। दूसरी, कृषि बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था करती है, इसलिए भी कृषि का योगदान जो है अर्थव्यवस्था में है। जैसे भारत जैसी जनसंख्या श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्थाओं के अत्यधिक दबाव और भोजन की मांग में तेजी से वृद्धि के कारण खाद्य उत्पादन में तेजी से बढ़ता है। इन देशों में भोजन के लिए खपत का मौजूदा स्तर बहुत कम है और व्यक्ति आय में थोड़ी वृद्धि के साथ भोजन की मांग तेजी से बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विकासशील देशों में भोजन की मांग की आय लोच बहुत अधिक है। इसीलिए जब तक कृषि खाद्यान्नों में विपणन अधिशेष को लगातार बढ़ाने में सक्षम नहीं होगी, एक संकट उभरने जैसा है। कई विकासशील देश इस चरण से गुजर रहे हैं और बढ़ती खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि का विकास किया गया है। भारतीय कृषि अभी अच्छी स्थिति की ओर तो जा रही है, लेकिन हमें और भी तेज गति से जो है कृषि के उत्पादन को बढ़ाना होगा, ताकि जिस लेवल से जनसंख्या बढ़ रही है हम खाद्य सुरक्षा जो है उनको प्रदान कर सकें। तो कृषि बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन के योगदान में भी महत्व है। पूंजी निर्माण में योगदान है। विकासशील देश में कृषि सबसे बड़ा उद्योग होता है। आप जानते हो कोई भी विकासशील देश होता है ना, अगर वहाँ कृषि है तो वहाँ का कृषि जो है सबसे बड़ा उद्योग है। इसलिए पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और निभाना भी चाहिए। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को क्या लगेगा, झटका लगेगा। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति, कृषि आधारित उद्योगों को जो है कच्चे माल की आपूर्ति होती है। जो भी कृषि आधारित उद्योग हैं, कृषि से ही उनको कच्चे माल की क्या होती है, आपूर्ति होती है। तो अगर आप कृषि के महत्व को अच्छे से पढ़ लेते हो, है ना, और योगदान को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मिला जुला ही आंसर है। योगदान को अच्छे से पढ़ लो, है ना, तो सेम चीजें ही हैं। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार मिलता है कृषि, है ना। औद्योगिक विकास में ग्रामीण क्रय शक्ति में वृद्धि अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत की 2/3 जनसंख्या जो है आज भी गांवों में निवास करती है। हरित क्रांति के बाद जो है बड़े किसानों की बढ़ी हुई आय और नगण्य कर बोझ के कारण उनकी क्रय शक्ति में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बाजार है कृषि। आंतरिक और बाह्य व्यापार और वाणिज्य पर भी प्रभाव है। कृषि क्या है, जब कृषि प्रोडक्ट जो है उत्पादन जो है वो निर्यात किए जा रहे हैं, दूसरे देशों से आयात किए जा रहे हैं, तो आयात निर्यात बाह्य और आंतरिक व्यापार दोनों को ही प्रभावित करते हैं ना ये, तो उस पर भी प्रभाव है। सरकारी बजट में योगदान। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को केंद्र और राज्य दोनों बजटों के लिए प्रमुख संग्रह क्षेत्र माना गया था। हालांकि सरकारें कृषि तथा उससे जुड़ी गतिविधियों जैसे पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पकड़ने आदि से राजस्व अधिक कमाती हैं। भारतीय रेलवे के साथ साथ राज्य परिवहन प्रणाली भी अर्ध तैयार कृषि उत्पादों के माल ढुलाई शुल्क के रूप में अच्छा राजस्व जो है वो कमाती है, तो इसलिए सरकारी बजट में भी इसका योगदान है। श्रम शक्ति की आवश्यकता। इसमें श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। इस श्रम की आपूर्ति भारतीय कृषि द्वारा की जाती है। कुशल और अकुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है निर्माण कार्य में। कहाँ से होता है, कृषि से। अधिक प्रतिस्पर्धी लाभ, कम श्रम लागत और इनपुट आपूर्ति में आत्मनिर्भरता के कारण निर्यात क्षेत्र में कई कृषि वस्तुओं में भारतीय कृषि को लागत लाभ है। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये तो था योगदान। कहाँ कहाँ, एक तो देखो सीधा सा समझो, लिख देना, राष्ट्रीय आय में योगदान, है ना, बजट में योगदान, है ना, रोजगार सृजन में भूमिका, कृषि बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, पूंजी निर्माण में योगदान है, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार मिलता है, कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति होती है, आंतरिक और बाह्य व्यापार पर प्रभाव, सरकारी बजट में योगदान। ये सब चीजें आप लिख सकते हो। अब हम आते हैं भारतीय कृषि का जो स्वरूप है और जो विशेषताएं हैं उस पर आते हैं, है ना। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, जिस पर लगभग 70% ग्रामीण आबादी जो है अप्रत्यक्ष रूप से कैसी है, निर्भर है। यह देश के 43% लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। क्या, कृषि जो है देश के 43% लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। वह जीडीपी में इसका योगदान जो है 17.59 का ही है। कृषि 11वीं कृषि जनगणना
2022 के अनुसार भारतीय कृषि के स्वरूप अथवा विशेषताओं को निम्न बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। तो अब हम भारतीय कृषि की जो स्वरूप है और विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय कृषि जो है वह मानसून पर निर्भर है। कैसी है? मानसून पर निर्भरता है। भारत का जो सिंचित क्षेत्र है 48.8% है और असिंचित क्षेत्र है 51.2% है। मानसून पर कृषि की अत्यधिक निर्भरता के कारण ही कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो पूछा जाए भारतीय कृषि की विशेषता, तो उसमें जब आप पहली विशेषता लिखेंगे तो आप लिखेंगे मानसून का पर निर्भरता। दूसरी जो विशेषता है फसलीय विविधता। क्या है? फसलीय विविधता एक विशेषता है। ऋतुओं में विविधता के कारण फसलीय विविधता देखने को मिलती है भारत में। भारत में कृषि की आपको अलग अलग जो विविधता देखने को मिलेगी, जैसे रबी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद फसल होती है। इस प्रकार से जो है वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी, फसलीय विविधता देखने को मिलेगी। अगला है कृषि जोत का सीमित आकार। क्या है? कृषि जोत का जो है सीमित आकार। कृषि जोत का सीमित आकार। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता जो है 0.1 हेक्टेयर है और औसत जोतों का आकार जो है 1.15 हेक्टेयर है। 67% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है भारत में। तो जोतों का आकार जब सीमित होता है ना तो उसका नुकसान ही है, फायदा नहीं है। जोतों का आकार, जैसे आप अमेरिका में जाओगे ना तो आप देखोगे कि जोतों का आकार वहाँ पे बहुत बड़ा है और अपने यहाँ बहुत छोटा है। इससे लागत जो है अधिक लगती है हर चीज में, है ना, और उत्पादन जो है वो कम होता है। कृषि जोत का सीमित आकार हो गया। न्यूनतम कृषि उत्पादकता। तो भारतीय कृषि की एक विशेषता यह भी है कि कृषि उत्पादकता कैसी है? न्यूनतम है। औसत खाद्यान्न उत्पादन 15.9 क्विंटल हेक्टेयर है अभी वर्तमान में। न्यूनतम कृषि उत्पादकता है। जनसंख्या की अधिक निर्भरता भी एक विशेषता है भारतीय कृषि की। कृषि का मूल, तो ये तो समझाने की जरूरत है नहीं कि जनसंख्या की अधिक निर्भरता, क्योंकि कई बार देख चुके हैं हम इस आंकड़े को, है ना। 70%, 70%, तभी से तो कहते आ रहे हैं। कृषि का मूल रूप से समस्याग्रस्त होना। कुछ कृषि में कुछ मूलगत समस्याएं हैं, जैसे पूंजी की कमी है, तकनीकी अभाव है, सिंचाई की कमी है, ऋणग्रस्तता है और बीज और उर्वरक उपकरण आदि का अभाव है। ये कृषि की कुछ और विशेषताएं हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता। गैर संस्थागत ऋण 40% की प्रधानता। कृषक परिवारों की औसत वार्षिक आय जो है 77,112 है। वहीं उसी वर्ष एक वर्ष में रुपए 47,000 का ऋण होता है। तो ऋणग्रस्त है किसान, भारतीय किसान जो है वो बहुत अधिक ऋणग्रस्त है। और मैंने भी देखा है, हमारे यहाँ हमने देखा है कि किसान जो है केसीसी पर, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, उस पर लोन ले तो लेते हैं, लेकिन अगर जिस समय उसका लोन भरना होता है अगर नहीं भर पाते हैं तो आप 1 या 2 दिन बाद भी भरते हो ना, तब भी आपको अगले महीने का जो है वो ब्याज लग जाता है, उस पर इंटरेस्ट लग जाता है। इसलिए फिर जो है किसान क्या करता है, सोचता है कि अगले महीने भरेंगे और अगले महीने फिर कोई दिक्कत आ जाती है। निम्न कृषि वृद्धि दर। जो जीडीपी में वृद्धि दर है कृषि की, वो कैसी है? बहुत निम्न है, बहुत धीमी गति से जो है वृद्धि दर हो रही है कृषि में। जीडीपी व रोजगार में योगदान में साम्यता का अभाव है। क्या है? साम्यता का अभाव है। अब हम आते हैं, ये तो हो गई विशेषताएं, है ना। कृषि की समस्याओं को देखते हैं। विशेषताओं को एक बार और देखो। मानसून पर निर्भरता। क्या बताएं विशेषताओं को? मानसून पर निर्भरता, फसलीय विविधता, कृषि जोतों का सीमित आकार, न्यूनतम कृषि उत्पादकता, कृषि का मूल रूप से समस्याग्रस्त होना, जनसंख्या की अधिक निर्भरता, अत्यधिक ऋणग्रस्तता और निम्न कृषि वृद्धि और जीडीपी व रोजगार में योगदान। ये आपको कृषि की विशेषताएं याद रखनी है। कृषि की समस्याओं पर आते हैं। कृषि की समस्या में जो पहली समस्या है, बोने के पहले की समस्या है ना, और बोने के बाद की समस्याएं देखते हैं। जोत का एक तो सीमित आकार है, इसलिए प्रति व्यक्ति 0.1 हेक्टेयर है और औसत जो है वो 1.15 हेक्टेयर है। प्रति हेक्टेयर निम्न उत्पादकता 15.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और साख की समस्या क्या है? 40% ऋण किसान जो है वो ऋणग्रस्त है, गैर संस्था से लिए हुए है। इसलिए बोने से पहले की समस्याएं हैं। बोने से पहले समस्याएं क्या आती हैं? समस्याएं आती हैं कि बीज कहाँ से लाया जाए, बीज कहाँ से खरीदा जाए, पैसों की दिक्कत है, ऋणग्रस्त है किसान। तो उस समय जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आगत से जुड़ी समस्याएं, जैसे
अमानक बीजों की उपस्थिति, प्रमाणित बीजों का अभाव है भारत में, जो है प्रमाणित बीजों का अभाव है। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। लेकिन बुवाई की पिछड़ी तकनीक, अभी भी भारतीय किसान जो है बुवाई की जो तकनीकें हैं वो पिछड़ी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, परंपरागत तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग, क्योंकि जो किसान है भारतीय किसान वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अध्ययन किया नहीं है कृषि विशेष के क्षेत्र में, तो ये नॉलेज नहीं होता है कि कब किस उर्वरक का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है ना, किस कीटनाशक का कितना प्रयोग करना है। इसीलिए भी जो है रिजल्ट जो है सही निकल के नहीं आता है। सिंचाई से जुड़ी समस्या भी है, कहीं कहीं अधिक सिंचाई के साधन है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। खरपतवार को समाप्त करने की समस्या है। कृषक श्रमिकों की अनुपलब्धता, कृषक श्रमिकों की जो है वो अनुपलब्धता है, यह भी एक समस्या है। और उच्च लागत है, यह भी एक समस्या है। निर्गत से जुड़ी समस्याएं, जैसे कटाई में तकनीक का अभाव है, परंपरागत तरीके से कटाई होती है। परिवहन सुविधाओं का अभाव है। एमएसपी की समस्या है। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार दोगुना व ना देना, तो जो है एमएसपी की एक समस्या यह भी है, और एमएसपी को हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। बाजार व भंडारण की समस्या है, किसान जो है उसके पास भंडारण की समस्या, उत्पादन तो कर लेता है लेकिन वो स्टोरेज नहीं कर पाता, उसका कहाँ रखे उसको। क्योंकि जैसे प्याज की कृषि, मान लो कृषि में प्याज की फसल लगाई गई है, प्याज को किसान कितने दिन तक स्टोर करके रख लेगा, ऐसे में तो पूरी खराब हो जाएगी, और जितने का मूल्य नहीं मिल रहा है उतने में जो है फसल पूरी बर्बाद हो जानी है। अन्य समस्याओं में खाद्य प्रसंस्करण का अभाव, कृषि अनुसंधान को प्राथमिकता न देना, लैंड टू लैब कनेक्शन का ना होना, और कृषि शिक्षा की उपेक्षा की जाना, यह सभी कारण है जो कृषि की समस्या के रूप में जो है उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से कृषि का योगदान जो है वो हमने देखा है। अभी हम इसके बाद जो है कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, आप उस पर आइए थोड़ा सा देखिए। अभी हमें देखना है प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न, कृषि में क्या चुनौतियां हैं, घटती उत्पादकता, किसान संकट और मौसम पर निर्भरता, सरकारी पहल क्या है, कृषि मूल्य नीति क्या है, विपणन और वित्त क्या है, मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण, उद्योगों का क्षेत्रीय विकास, फिर हम उसके बाद उद्योगों पर पहुंच जाएंगे ना। तो अभी हमारा कृषि चल रहा है, इसको अभी बहुत अच्छे से हमें समझना है, इन सब चीज़ों को जो है वो ध्यान रखना है। तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में एक बार जो है शेयर कर दीजिएगा, तो मज़ा आ जाने वाला है। मिलते हैं हम फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने सुझाव भेजिएगा ज़रूर हमें कि हम और क्या कर सकते हैं, है ना। और जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो उनको भी जो है करके लाना है आपको।